हेलो एवरीवन, मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। का मतलब क्या है? हम अकाउंटिंग सीखेंगे जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, या फिर हम ये कहें जब भी पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो फर्म में जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उनकी रीवैल्यू की जाती है। रीवैल्यू करने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू की जाती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे, वसीम वाला क्वेश्चन है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब ये जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हमें देखना कितने टाइप के केस होते हैं। यह है टॉपिक, पेज नंबर 72 न्यू सिविल बुक, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू होगी, कि अकाउंटिंग कैसे करना है। तो देखिए इसमें दो टाइप के केस होते हैं। फर्स्ट है व्हेन चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बुक्स, और दूसरा केस है व्हेन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बुक्स। तो यदि पार्टनर ने डिसाइड किया है, फर्स्ट केस देखिए, व्हेन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब जब हम रीवैल्यू करते हैं तो पक्की बात है एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, पहले कुछ और होगी, आज कुछ और होगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की जब भी हम रीवैल्यू करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई ना कोई चेंजेस जरूर आता है। तो पार्टनर ने डिसाइड किया है व्हेन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बुक्स। उन्होंने डिसाइड किया कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू यदि चेंज होगी तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें? देखिए लिखा है व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड देन टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट रीवैल्यूड अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की जो रीवैल्यू होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात होती है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा जब पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू चेंज होगी उसको हमें रिकॉर्ड करना है, अपडेटेड वैल्यू लिखना है, तो हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। कौन सी एंट्री होंगी? अब देखिए, यदि एसेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज मतलब होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स की रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करने पर हमें पता चला कि एसेट्स की वैल्यू तो कम हो गई है, तो एंट्री करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और इंक्रीज होगी तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही लायबिलिटीज के साथ होगा, इंक्रीज यदि लायबिलिटीज हो रही हैं, लायबिलिटीज की रीवैल्यू की और पता चला लायबिलिटीज बढ़ गई हैं पहले से, तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और इसके अपोजिट लायबिलिटीज की वैल्यू यदि कम होती है तो क्या होगी? एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है यदि पार्टनर अपडेटेड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, व्हेन चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और एसेट्स की वैल्यू में यदि कोई भी बदलाव आता है, कोई भी वैल्यू में चेंजेस होते हैं, तो पार्टनर नहीं चाहते कि अपडेटेड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाए। तो पार्टनर नहीं चाहते, तो इस केस में हम क्या करेंगे? मतलब पार्टनर नहीं चाहते कि अपडेटेड वैल्यू को लिखा जाए, पार्टनर चाहते हैं कि जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म होगी, नई फर्म बनेगी, नई फर्म में भी एसेट्स और लायबिलिटीज की पुरानी वैल्यू लिखी जाए, अपडेटेड वैल्यू को ना लिखा जाए। इस कंडीशन में क्या करेंगे? एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यदि क्वेश्चन न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं बोला है, तो ये वाली एंट्री हमें करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले निकालना सीखा है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वसीम एंड दानिश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31, 2021 वाज एज फॉलो। ये इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैश है, प्लांट है और बिल्डिंग है। अब क्या लिखा है? द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹30,000 एंड द एडजस्टमेंट वाज टू बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। इन्होंने बोला है कि ये जो गुडविल है, गुडविल का जो अनुमान लगाया गया है वो 30,000 का लगाया गया है, फर्म की गुडविल।
और इसको एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, पहले भी हमने सीखे थे गुडविल का एडजस्टमेंट। क्या करते थे गुडविल का एडजस्टमेंट, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे, है ना। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट ₹75,000। अब हमें रीवैल्यू करना है। बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है ये ओल्ड वैल्यू है और बैलेंस शीट के बाहर जो वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है। कितनी है वैल्यू, 60,000। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू पुरानी वैल्यू है, पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 60,000 रुपीज, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू की गई है 31 मार्च 2021 को कितनी, 75,000। तो अब यहां ध्यान दीजिए, पहले 60 की थी, है ना, अब 75,000 की है। तो बताइए बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो हम कहेंगे भाई इंक्रीज हुई है। ये एसेट्स है और एसेट्स का बढ़ना जो है वो प्रॉफिट माना जाता है और एसेट्स का कम होना लॉस माना जाता है। हमने रीवैल्यू की, रीवैल्यू करने पर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ गई है, ये प्रॉफिट माना जाएगा। और इसके अपोजिट यदि यहाँ 75,000 होते और यहाँ 60,000 होते तो फिर हम क्या कहते कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, मतलब एसेट्स बढ़ती हैं तो प्रॉफिट और एसेट्स कम होती हैं तो लॉस माना जाता है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पार्टनर ने डिसाइड किया है प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कब से, 1 अप्रैल 2021 से। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने बोल दिया क्लियर कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण या तो गेनिंग होगा या सैक्रिफाइस होगा। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण या तो गेनिंग होगा या सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला केस लगाएंगे, अभी बताया था ना आपको। मतलब हम क्या करेंगे, इस गुडविल को और ये जो 15,000 का प्रॉफिट आया है रीवैल्यू करने पर, दोनों को गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एंट्री करना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस। यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइस। तो गेनिंग और सैक्रिफाइस हम पता करेंगे। दो पार्टनर हैं, क्या क्या नाम है, वसीम और दानिश। तो वसीम का हमें गेनिंग या सैक्रिफाइस निकालना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ओल्ड शेयर। तो इसका ओल्ड रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो ये है, पहले जो बांटा करते थे, रेशो ऑफ 3:2। 3:2 मतलब 3/5 माइनस, फिर देखना है न्यू रेशो। न्यू रेशो ये लिखा है, द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1, क्या हो जाएगा 1/2। तो सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर का, 5 2 10। तो और सॉल्व करेंगे 6 - 5 1/10। जो शेयर पॉजिटिव में आता है उसको हम क्या मानते हैं, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट, है ना। वसीम के बाद नेक्स्ट पार्टनर है दानिश। तो दानिश का नाम लिखेंगे। दानिश का ओल्ड रेशो 2/5, न्यू रेशो 1/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये 4, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 और 5 2 10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -1/10। ये क्या है, तो गेन हुआ है, क्योंकि गेनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गेन के। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वसीम्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री होगी न्यू फाइनेंशियल ईयर में। कब किया है इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, इन्होंने चेंज किया है 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ डेट लिखेंगे 2021 अप्रैल 1। डेबिट किसको करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री हो जाएगी दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर सैक्रिफाइस किसको हुआ, वसीम को। तो वसीम को क्रेडिट करेंगे टू वसीम्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको क्या करना है, ये जो गुडविल है, गुडविल कितनी है, गुडविल है 30,000। ये तो आपने पहले से सीखा है गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में। इसके साथ ही प्रॉफिट भी है। अब प्रॉफिट किस पे हुआ है, बिल्डिंग पर। बिल्डिंग की वैल्यू 60 थी, 60,000 60,000 थी, अब 75,000 हो गई, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 15,000 है, यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन
लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकाला? नई वैल्यू थी 75,000, पुरानी वैल्यू थी बिल्डिंग की 60,000, दोनों का डिफरेंस आएगा 15,000। ये जो गुडविल है और बिल्डिंग पर जो 15,000 का प्रॉफिट आया है, तो इन दोनों को एक साथ हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। गेनिंग पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करेंगे क्रेडिट। टोटल कितना आ जाएगा? 45,000। इस 45,000 को गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में एडजस्ट कर देंगे। यहां हमने लिखा 45,000 इंटू गेनिंग कितना आया था 1/10, इसका 1/10 हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4500। और यहां भी वही करेंगे, 45 ये 1000 रहेंगे, जिसका कितना आया था वसीम का, इसका शेयर भी 1/10 आया था, तो 4500 क्रेडिट में है ना। तो ये हो गया है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 है, पी क्यू एंड आर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3 ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। अब ये देखिए, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ये बैलेंस शीट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, स्टॉक 3 लाख, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। अब आगे लिखा है, देखते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया है उन्होंने यह डिसाइड किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2, ये न्यू रेशियो हो जाएगा, है ना। 4:3:2 न्यू रेशियो है, 5:4:3 ओल्ड रेशियो है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड, फर्नीचर वी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब फर्नीचर की वैल्यू अब 80% रह गई है। अब फर्नीचर क्या होता है बताइए? फर्नीचर होता है एसेट्स, ये देखिए फर्नीचर ये एसेट्स होता है बैलेंस शीट में, और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ये लायबिलिटीज होता है, राइट हैंड साइड एसेट्स होती है। तो ये जो फर्नीचर 60,000 का था, लेकिन अब बोल रहे हैं इसकी वैल्यू केवल 80% रह गई है। तो मुझे बताइए एसेट्स की रीवैल्यू की, अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है ये पुरानी वैल्यू है, और बैलेंस शीट की जो बाहर जो वैल्यू गिवन है ये न्यू वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए रीवैल्यू करने पर ये जो फर्नीचर जो है, मतलब ये जो एसेट्स है, ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ऑब्वियसली डिक्रीज हुई है, कम हुई है वैल्यू, और एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। प्रॉफिट बोल सकते हैं कि लॉस बोल सकते हैं? भाई यदि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है रीवैल्यू करने पर तो ये लॉस माना जाएगा, और रीवैल्यू करने पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट माना जाता है ना। 80% रह गई है, मतलब कितने का लॉस हो गया? 20% का लॉस हो गया। तो हम जो 60,000 है इसका 20% आप निकाल लो, 10% आएगा 6,000, 20% 12,000, कितने का लॉस हुआ? 12,000 का लॉस हो गया, है ना। फर्नीचर पे लॉस हुआ है 12,000 रुपीज का, है ना। तो फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से कम हो गई है। फिर देखते हैं स्टॉक भी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब वृद्धि होती है, इंक्रीज एप्रिसिएटेड एक ही बात है। ये 20% से इंक्रीज हुआ है, बी बाय लिखा, यहां ध्यान रखना बी बाय लिखा है, मतलब डिफरेंस वैल्यू नहीं लेना है ना। तो 20% से बढ़ गई है, स्टॉक 20% से बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। स्टॉक का बढ़ना, स्टॉक भी क्या होती है? एसेट्स होती है, एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट माना जाता है। 20% से बढ़ गए हैं, पहले 3 लाख रुपए के थे, इसका 10% हो जाएगा 30,000, तो 20% 60,000, मतलब स्टॉक पर 60,000 का फायदा हुआ है, 60,000 से वैल्यू बढ़ रही है स्टॉक की। प्लांट एंड मशीनरी दी वैल्यूड एट ₹4 लाख रुपीज, यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन करो, एट ₹4 लाख। तो यहाँ आप देखिए प्लांट और मशीनरी कितने के हैं? 420, यहाँ कितने के हैं? 4 लाख। यदि आप पुरानी वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो भाई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो कम हो रही है 20,000 से, ये तो लॉस हो गया। और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर ₹10,000 ऑन डेटर्स। अब ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं ये लायबिलिटीज माने जाते हैं, और लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस माना जाता है ना। तो ये लायबिलिटीज बढ़ी हैं, 10,000 से बढ़ गई हैं। और फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटीज होती हैं, ये देखिए आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है ये लायबिलिटीज में माने जाते हैं, तो ये भी बढ़ गए हैं। लायबिलिटीज का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस माना जाता है, और एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट माना जाता है। लायबिलिटीज का कम होना प्रॉफिट माना जाता है, एसेट्स का कम होना लॉस माना जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब पार्टनर एग्री हो गए हैं कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं उसको वह रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अभी बताया था केस बी अप्लाई होगा, और केस बी में क्या होता है? कैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे, मतलब जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की हम रिवैल्यू करेंगे उसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
तो जो भी मान के चलते हैं प्रॉफिट होगा तो इसको हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में एडजस्ट कर देंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो हमें सबसे पहले तो ओवरऑल हम पता करेंगे कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू हुई है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इसके बाद फिर क्या लिखा है, एक तो पार्टनर एग्री हो गए हैं कि जो अपडेटेड वैल्यू है वह है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं बुक्स में, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को भी वो आपस में नहीं बांटना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व को भी वो आपस में नहीं बांटना चाहते हैं। इसका मतलब जनरल रिजर्व जो है इसका भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में, है ना। You are required to post a single journal entry to give effect to the above. Also prepare the revised balance sheet. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल एंट्री करना है। इसके लिए हमें जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना होगा और गेनिंग एंड सैक्रिफाइस पता करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। तो इन्होंने क्या बोला है, जनरल एंट्री करना है और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाना है। ध्यान रखना, पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी अपडेटेड वैल्यू रहेगी, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस हुआ है, इसको ये नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब पुरानी वैल्यू ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले तो एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस पता करेंगे और ये जो जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज की रिवैल्यू हुई है ये पता करेंगे, रिवैल्यू करने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करने पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले फर्नीचर पे 80% रह गया। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है ना। अब देखिए मतलब 20% से गिर गया, फर्नीचर की वैल्यू 20% से डाउन हो गई, तो फर्नीचर एसेट्स होती है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब ये लॉस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ है, अभी बताया था भाई 80% रह गई है, मतलब 20% से फर्नीचर गिर गया है। तो 60,000 का 10% 6,000, 20% 12,000, तो फर्नीचर पे लॉस हुआ 12,000 का। लॉस वाला जो डिजिट है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये नेगेटिव डिजिट है। और उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट है स्टॉक भी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। स्टॉक 20% से बढ़ गया है। स्टॉक भी क्या होती है, एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट माना जाता है। 3 लाख का 10% 30,000, तो 20% 60,000, ठीक है। तो स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, ये तो पॉजिटिव डिजिट है, इसको ऐसे ही लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक पर प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यू करने पर। फिर देखते हैं उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹4 लाख। पहले वैल्यू 4,20,000 थी प्लांट एंड मशीनरी, अब 4 लाख रुपए की है। 20,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये लॉस हुआ है, 20,000 का लॉस हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, ये नेगेटिव है ना, लॉस वाला डिजिट हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, नेगेटिव डिजिट है। तो यहां लिखेंगे हम लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। फिर देखते हैं हम, ये प्रोविजन है। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पर जो प्रोविजन बनाते हैं लायबिलिटीज होती है, इसको क्रिएट कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं। ये 10,000 है। लायबिलिटीज का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, लॉस माना जाता है। यहां ध्यान दीजिए, एसेट्स जो होती है, एसेट्स का बढ़ना क्या माना जाता है, प्रॉफिट। यदि एसेट्स की रिवैल्यू कर रहे हैं और यदि वो बढ़ रही है रिवैल्यू करने पर तो प्रॉफिट, और यदि डिक्रीज होगी तो लॉस होगा। लेकिन लायबिलिटीज उल्टा चलता है, लायबिलिटीज यदि बढ़ रही हैं तो लॉस माना जाता है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा, है ना। तो ये तो भाई कॉमन सेंस यूज करना है आपको। रिवैल्यू करने पर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो अच्छा ही होता है ये, है ना, और वैल्यू कम हो रही है तो लॉस। लेकिन लायबिलिटीज की यदि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस माना जाएगा, इंक्रीज हो रही है, क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो लॉस माना जाएगा, कम होंगी तो प्रॉफिट माना जाएगा। तो यहाँ इन्होंने लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लायबिलिटीज होती है, इसको क्रिएट कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं 10,000 से, तो 10,000 का ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो यही लिखा है ना, डाउटफुल डेट्स 10,000 का लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लायबिलिटीज होती है, लिखा भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये जो लायबिलिटीज है ये इंक्रीज हो रही है, अभी तो बताया था लायबिलिटीज का इंक्रीज होना लॉस माना जाता है, तो ये भी लॉस कितने का, ये 3,000 रुपीज का। तो ये 3,000 हमने, ये लॉस है तो नेगेटिव में हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ओवरऑल पता करेंगे, है ना, प्लस माइनस करने पर पॉजिटिव में डिजिट आएगा तो प्रॉफिट और नेगेटिव में आएगा तो लॉस। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले देख लेते हैं, ये कितने हैं, ये 60,000, बस स्टॉक अकेले पे प्रॉफिट हुआ है, बाकी सभी पर
लॉस हुआ है। ये तो 60,000 है। चलो अब माइनस वाले हम ऐड कर लेते हैं। ये कितने हैं माइनस वाले? 12,000, उसके बाद फिर ये 20,000, उसके बाद फिर ये 10 + 3 13,000, ये 13,000। तो लॉस तो टोटल 45,000 का हो गया है ना। लॉस है 45,000 और प्रॉफिट है 60,000। तो बताइए 60,000 का प्रॉफिट है, 45,000 का लॉस है, फिर भी तो प्रॉफिट में है। कितने के प्रॉफिट में है? 60,000 का डिफरेंस, मतलब 15,000। क्या आ गया? 15,000। तो हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, है ना। तो यहां लिखेंगे हमको प्रॉफिट हुआ है किस पे? रीवैल्यू करने पर। रीवैल्यू करने पर हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 15,000 का प्रॉफिट है। एक तो ये हमको करना है। उसके बाद पार्टनर ने डिसाइड किया वो रिजर्व भी नहीं बांटना चाहते हैं, जैसे हैं वैसा ही नई बुक में आएंगे, इसको वो बांट के खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब इसको भी हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो ये जो एडजस्टमेंट होगा, किसका एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट रिजर्व का, है ना। एक तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कितना? 15,000। तो एक तो एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, इनका एडजस्टमेंट करना है। तो दोनों को हम टोटल लगा देंगे। तो प्रॉफिट कितना आया था हमारा? प्रॉफिट है 15,000, है ना। और रिजर्व कितना है? रिजर्व जो है जनरल रिजर्व 75,000। यहां लिखा हमने 75,000। ये क्या है? ये जनरल रिजर्व है। दोनों का एडजस्टमेंट हम एक साथ करेंगे। 75,000 + 15,000 कितने हो जाएंगे? 90,000। ये टोटल हो गया है 90,000। इनका एडजस्टमेंट करेंगे कैसे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि पार्टनर अपडेटेड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जो वैल्यू बदल रही है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइस। गेनिंग और सैक्रिफाइस पता करेंगे। कौन कौन पार्टनर है? पहला पार्टनर है ये P। तो यहां गेनिंग सैक्रिफाइस पता करने के लिए पहले P का ओल्ड रेशो, P का ओल्ड रेशो ये है 5, 4, 3। तो जिसमें से 5 P का है, 4 Q का है, 3 R का है। 5, 4, 9 और 3, 12। तो ये ओल्ड रेशो हो जाएगा 5/12 माइनस, फिर क्या लेते हैं गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने के लिए? न्यू रेशो। न्यू रेशो ये रहा 4, 3, 2। 4 है P का, 3 Q का और 2 R का। 4, 3, 7 और दोनों 4/9 हो जाएगा। ये 4/9 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 9, 5 जा 45, ये 45 हो गए। और 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 में करेंगे। कितने आ जाएंगे? 48। अब 45 - 48 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। यहाँ कितने आ जाएंगे? 12 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये 12 × 9 ये 108। तो -3 डिवाइडेड बाय 108। जो पेयर नेगेटिव में आता है उसको क्या मानते हैं हम? उसको हम गेनिंग मानते हैं, ठीक है। P के बाद फिर Q का गेनिंग या सैक्रिफाइस पता करना है। तो इसका ओल्ड रेशो ये रहेगा कितना? 4 है। इसका ओल्ड रेशो रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस न्यू रेशो रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 9। 3/9 ये रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई 9 में तो ये हो जाएगा 108 और 9 4 जा 36 माइनस, और 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब आप देखेंगे 36 - 36 क्या हो जाएगा? 36 - 36 0 आएगा। और यहाँ कितनी? 108। इसका मतलब जिसका शेयर 0 आएगा उसको ना तो गेनिंग हुआ है और ना ही सैक्रिफाइस। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ गेनिंग किसके बराबर होता है? सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है? गेनिंग के। अब ये नेगेटिव में डिजिट आया है, इसको गेनिंग है। Q को तो कुछ नहीं हुआ है, ना ही गेनिंग ना सैक्रिफाइस। तो बताइए R का क्या होगा? R का सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। तो R का हमें गेनिंग सैक्रिफाइस पता करना है। तो ओल्ड रेशो हो जाएगा कितना? 3 है इसका, 3 डिवाइडेड बाय 12 और न्यू रेशो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। ये 2 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27, 12 का मल्टीप्लाई 2 में 24 और ये 108। ये कितने हो जाएंगे? 27 - 24 ये 3 डिवाइडेड बाय 108। अब ये पॉजिटिव में, अब देखते हैं इनको और कट करना यदि हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ बचेंगे 1, 3 6 जा 18। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/36। अब जो प्लस में आया है ये सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस को क्या करते हैं? क्रेडिट। और
ये नेगेटिव में आया था, ये इसको क्या मानते हैं, इसको गेन हुआ है, गेनिंग को क्या करते हैं, तो करते हैं डेबिट। जर्नल एंट्री क्या, इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ना तो इसको गेनिंग हुआ है ना ही सेक्रीफाइस, तो पी को करेंगे डेबिट, एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ एंट्री कर देते हैं, जर्नल एंट्री, एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन पर 15,000 और जनरल रिजर्व 75,000, दोनों का टोटल है 90,000। इस 90,000 को हमें एडजस्ट कर देना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइस पी का क्या आया था, गेनिंग आया होगा, है ना। कितना आया था गेनिंग पी का, 1/36, तो इसका 1/36 हम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 90,000 है इसको हम 36 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2500 डेबिट में और 2500 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, यहाँ बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन उन्होंने बोला है बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट और बना लेते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोला है, लेकिन ध्यान रखना पार्टनर ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, ये जो अल्टर वैल्यू है ये लिखा भी है ना, कहाँ लिखा है, ये लिखा है अल्टर्ड वैल्यू। अल्टर्ड वैल्यू का मतलब बदली हुई वैल्यू, है ना। पार्टनर एग्री हुए हैं, जो भी वैल्यू में बदलाव हुए हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उसको वह रिकॉर्ड नहीं करना चाहते बुक्स में। इसका मतलब नई बैलेंस शीट भी बनेगी तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की पुरानी वैल्यू जाएगी, नई वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि नई वैल्यू को नहीं लिखना है, पुरानी वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। तो पुरानी वैल्यू कैशेड बैंक 40,000 थी, कुल मिला के आप ये समझ जाओ बैलेंस शीट जो है इसी को कॉपी पेस्ट करना है कैपिटल को छोड़ के। तो कैशेड बैंक 40,000 यहाँ लिखेंगे, कैश एट बैंक कितने हैं 40,000, तो ये हमने लिखे 40,000। कैशेड बैंक के बाद सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, तो यहाँ हम सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे 2,10,000। इसके बाद फिर स्टॉक 3 लाख रुपीज, ध्यान देना जबकि स्टॉक में तो चेंजेस हुआ था, है ना, लेकिन हमें पुरानी वैल्यू लेना है, पार्टनर ने तो डिसाइड किया है। तो स्टॉक 3 लाख के जाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक के बाद फर्नीचर 60,000 का, यहाँ फर्नीचर 60,000, फर्नीचर के बाद प्लांट मशीनरी 4,20,000, यहाँ ये 4,20,000 क्या लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। के बाद और कुछ इसमें है नहीं है। अब लायबिलिटी साइड आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, तो यहाँ हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 एज इट इज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना बेटा, आपको पूरा लिखना है। के बाद जनरल रिजर्व 75,000, तो ये हमने लिखा जनरल रिजर्व 75,000। बस कैपिटल में जरूर हमें चेंजेस करना होता है, क्योंकि जनरल एंट्री हुई थी एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री में हमने क्या किया था, हमने पी को डेबिट किया था 2,500 रुपीज से, है ना। तो कैपिटल में इसके 2,500 कम हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये क्या लिखा है इन्होंने, जैसा लिखा वैसे ही हम लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, ये कैपिटल अकाउंट लिखा है। अब कैपिटल जो अकाउंट है, नाम क्या है पार्टनर का, पी, तो पी का पहले जो था कितना था, पहले कैपिटल थी 4 लाख रुपीज, लेकिन हमने पी को क्या किया था, डेबिट किया था, कितने से 2,500 से। इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, मतलब पार्टनर की कैपिटल कम होती है, इसलिए हम इसको कम कर देंगे। तो कम कर देंगे कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3,97,500। हम 4 लाख रुपीज में 2,500 माइनस करेंगे, ये आ जाएंगे 3,97,500, है ना। और पी के बाद क्यू की कैपिटल, इसको ना तो डेबिट किया था ना क्रेडिट किया था, तो इसकी कैपिटल जो थी पुरानी ही रहेगी, कितनी थी 3 लाख रुपीज, अभी भी रहेगी 3 लाख रुपीज, ठीक है। इसमें हमने प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, तो ये 3 लाख रुपीज ही आएंगे, है ना। और आर की कैपिटल पहले थी 2 लाख रुपीज, इसको 2,500 रुपीज पी से मिले थे, तो पुरानी कैपिटल है 2 लाख रुपीज।
यहाँ हमने लिखा 2 lakhs और 2500 पी के कटे थे और आर को मिले थे। तो अब इसकी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,02,500, ये हो जाएगी 2,02,500। तो ये जो अपडेटेड कैपिटल है इसको हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 9 लाख ही, है ना। बस कुछ नहीं, हमने यहाँ से 2500 माइनस करके यहाँ प्लस कर दिए हैं, तो 9 लाख ही आएगा। अब आप टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट तो आपको पता है 11 क्लास में भी बनाई होगी, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड का टोटल लगाते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 10,30,000। टोटल कितना आ गया? 10,30,000, है ना। और यहाँ इसका भी टोटल लगाते हैं, ये 40,000 है, फिर उसके बाद 2,10,000 है, उसके बाद फिर 3 लाख रुपीज़ है, 3 लाख के बाद फिर 60,000 है, उसके बाद 4,20,000 है। तो इसका भी टोटल कितना आ जाएगा? इसका भी टोटल आ जाएगा 10,30,000, है ना। ये आ गया 10,30,000। क्लियर है? एक ही लाइन में आना चाहिए ये। तो इसी के साथ ही इस चैप्टर को हम अलविदा कहते हैं। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 2.2, है ना। अब हमारा चैप्टर रहेगा 2.2, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का कौन सा चैप्टर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। अब इसमें एक बात बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने में, समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो बहुत ही आसान मेथड मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।